Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो आज हमने स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके एटलीस्ट 10 प्लस क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। तो हम ज़्यादा टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाएंगे, कुछ गिने चुने टॉपिक होंगे जिनके हमने ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जाना है। बाकी हमने क्या करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इस कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि आपको पूछ लेंगे कि कोई एक टर्म पूछ लेंगे और बोलेंगे बताओ ये किससे रिलेट करती है, और नीचे स्टेटमेंट दी होगी या कुछ भी दिया होगा, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से निकल जाने करंट अफेयर्स के। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ता है, उस टॉपिक में हम इन डेप्थ में जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले कुछ देर बाद, तो इसका इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल, ठीक है। J&K Chief Electoral Officer announced that anyone who is living ordinarily in Jammu and Kashmir can avail the opportunity to get enlisted as a voter in J&K in accordance with the provisions of Representation of People Act of 1951। ठीक है। इससे पहले क्या होता था, आपको पता है कि अब कोई भी अगर आपको एनलिस्ट करना, किस प्रोविजन से आप करना, कोई भी अगर अपने आप को करना चाहता है, एनलिस्ट करना चाहता है, यहाँ पे वोट देना चाहता है जम्मू कश्मीर में, तो उसको किसकी प्रोविजन देखनी पड़ेगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957 से क्या कर रहे थे, इलेक्टोरल कोड को, जो हमारे रोल है उसको रिवाइज कर रहे थे। इलेक्टोरल रोल क्या हो गया कि आप जहाँ पे वोट देते हो आपकी वोटिंग्स के इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी होती है। अब देखो, इससे पहले 2019 में आपको पता है 5 अगस्त को क्या हुआ था कि J&K का स्टेटहुड चली गई थी और उसे यूटी का स्टेटस मिल गया था, क्योंकि हमने देखा था कि 370 की एब्रोगेशन हो गई थी। तब उससे पहले जितना भी इलेक्टोरल रोल थे वो किस बेसिस पे चलते थे, 1957 के बाद, उसके बाद चेंज हो गए, किस में चले गए, जिसमें सारा इंडिया चलता है, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। अंडर J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 ओनली परमानेंट रेजिडेंट वर एलिजिबल टू वोट। आपको पता है उससे पहले बाहर वाला कोई आके यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता था, ओनली परमानेंट रेजिडेंट कैन वोट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 नाउ डिटरमाइंस द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या हो रहा है, अब आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिटरमाइन करना है, तो उससे क्या चेंजेस आ रही है हम उसके बारे में बात करते हैं। विद आर्टिकल 370 स्क्रैप देयर विल बी अ सिंगल इलेक्टोरल रोल नाउ फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है। पहले क्या होता था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अलग से इलेक्टोरल रोल होता था, जो कौन बनाता था, सेंटर बनाता था, और असेंबली इलेक्शंस के लिए हम क्या करते थे, जम्मू कश्मीर के अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू बनता था। Ordinary resident is determined by electoral registration officer of the constituency. Such a person may be from another part of the country but living in J&K for the purpose of work, business or any other reasons, provided that the person gets their name deleted from the electoral roll of their native constituency। अब आपको पता है कि इंडियंस कभी क्या कर सकते हैं, हमें जैसे आर्टिकल हमने 17 लास्ट टाइम पढ़ा था, आर्टिकल 17 में क्या लिखा था, आर्टिकल 17 में एक पार्ट था जहां पर उन्होंने, सॉरी 17 या आर्टिकल 19, वहां पे एक सब क्लॉज चेक करना पड़ेगा, बट हाँ आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी, जिसमें हमें फ्रीडम हमें मिलती है, उस आर्टिकल में हमें ऑप्शन डी में लिखा है कि हम एज अ इंडियन क्या कर सकते हैं, किस कंट्री के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, वहां पे जाके रिसाइड कर सकते हैं। तो रिसाइड करने के हमें फायदा क्या होंगे, अगर आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हो, हर बार इलेक्शंस में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप वोट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नाम कटवा के, उस वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा के आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप रहते हो वहां पे जाके अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नाम लिखवा सकते हो। With the Article 370 was in force, the ordinary residing in Jammu and Kashmir were eligible to vote only in parliamentary polls। इससे पहले जब कोई ऑर्डिनरी सिटीजन क्या करता था, जम्मू कश्मीर के अलावा जो बाहर रहते हैं, वो कहाँ पे इलेक्शन कर सकते थे, वो वोट कहाँ पे दे सकते थे, सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कैटेगराइज एज नॉन परमानेंट रेजिडेंट, जो भी नॉन परमानेंट रेजिडेंट मान लेते, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के अलावा होते हैं, जो मतलब जम्मू कश्मीर के नेटिव्स नहीं थे, वो सिर्फ अगर बाहर से आके वो यहाँ पे रह रहे हैं किसी भी कारण, अगर तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। एनपीआर इंक्लूड्स वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी लिविंग इन J&K सिंस 1947। इसमें कौन इंक्लूड करता है, जो रिफ्यूजीज कौन से हैं, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से हैं। अब साथ साथ रिवीजन चल रही है किसकी, इलेक्टोरल रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Election Commission of India is working on fresh election rules in Jammu and Kashmir after J&K Delimitation Commission carved out 7 new assemblies। ठीक है। अब असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है हमने, किसने, जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि पहले जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अब कितनी और ऐड कर दी गई है, 6 न्यू ऐड कर दी गई है।
सॉरी 7 न्यू ऐड कर दी गई हैं, जिसमें से 6 किसको दी गई है नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीजन को, और जो एक 1 नई है वो किसको डिवीजन को दी गई है, कश्मीर डिवीजन। 6 to the Jammu division, okay, and 1 to Kashmir under J&K Reorganization Act of 2019। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर के पास पूरी कितनी सीट्स हैं। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड इनके पास रहा नहीं है, तो अब इनके हमारे पास क्या यूटी है। हमारी टोटल सीट्स कितनी है इस टाइम, हमारी टोटल सीट्स हैं कितनी, 140। आउट ऑफ दिस 114, 24 सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं किसके लिए, पीओके के लिए। ठीक है, 24 सीट्स वहाँ के लिए रिजर्व कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर को कितनी दी गई है, 42 पहले थी, सॉरी 37 पहले थी, और 6 न्यू दी गई है, अभी हमने बात की यहाँ पे। तो हमारी टोटल कितनी हो गई है मिला के, अब 3 हो गई है, इसको जम्मू डिवीजन को। और इसके बाद हमारे 46 पहले ही थी किसके पास, कश्मीर के पास, +1 कर दी गई है, तो इनको कितनी मिल गई है, 47, इसको कश्मीर डिवीजन को। तो टोटल कितनी होगी अब हम देख सकते हैं, टोटल होगी हमारी 24 + 43 + 47, 43 47 कितना हो गया, 90 + 24 = 140। अब क्या करना है, अब फ्रेश इलेक्शन तो रखना ही है, और इसेंशियल टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और हमारे लास्ट इलेक्शन का वैल्यू थे 2014 में। अब एज यू ऑल नो कि हमारा क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, डेमोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है कहाँ पे, इकोनॉमी के सिलेबस में। तो जो कुछ चेंजेस अगर डेमोग्राफिक में आ रही हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जो करंट के रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द यूथ ऑफ इंडिया 2022 रिपोर्ट, ये 2022 रिपोर्ट क्या बोल रही है कि यूथ in the age group of 15 to 29 age comprise 27% of our population for 2021, which is expected to decrease to 22/7 by 2036। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, उसकी एज बढ़ेगी, और हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक टाइम पे आके वो बोझ बन जाता है। लेकिन इस टाइम के हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये आई थिंक पीक हमारा करेगा जाके कहाँ पे, 42 में, 2042। इस ईयर में जाके हमारा क्या करना है, पीक करना है उसमें। बट जो ये यंगस्टर्स की एज बोर्ड है, अभी कितने 15 से लेकर 29 की एज में, ये इस टाइम कितने 29.7%। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे जो यंग एज ग्रुप है वो कितनी पॉपुलेशन है उसकी, आपको पॉपुलेशन याद रखनी पड़ सकती है, पर आपको पता है कि विद टाइम ये क्या करने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो मॉस्पी क्या करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। द टोटल यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 222 मिलियन, 222 मिलियन क्या हो गया, 22.2 करोड़। ठीक है, 222.7 मिलियन कितना हो गया, 2.2 करोड़। कब थी, 1991 में। अब वो कितनी हो गई है, 33.3 करोड़ के आसपास हो गई है इन 2011 में, एंड प्रोजेक्टेड टू रीच 3.37.1 करोड़ बाय 2021। ठीक है, अब हमारी कितनी हो गई है पॉपुलेशन यंगस्टर्स की, 37 करोड़ के आसपास है। तब इस टाइम हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, 141 CR के आसपास है। ठीक, हमें याद रखना चाहिए 1.4 बिलियन है हमारी। द मोर पॉपुलर स्टेट्स ऑफ बिहार and Uttar Pradesh, which experienced a rise in the proportion of the youth population to the total population till 2021, are expected to see a decline from there on। अब ऑब्वियसली बात है कि हमारी पॉपुलेशन अब कंट्रोल के अंदर आ रही है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि हमारी कम होनी शुरू हो जाएगा क्या, शेयर इनका प्रपोर्शन, क्योंकि फैमिली प्लानिंग चल रही है, कॉन्ट्रासेप्शन मिल रहा है, और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज, उसका रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा इस टाइम 2.17 चल रहा है, जो आइडियल कितना होना चाहिए, 2.1 के आसपास है। अभी भी हमें 0.07 कम करने की जरूरत है। States such as Kerala, Tamil Nadu and Himachal Pradesh are
प्रोजेक्टेड टू सी अ हायर एल्डरली पॉपुलेशन देन द यूथ बाय 2036। क्योंकि आपने अगर उन्होंने आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे एल्डरली पॉपुलेशन आ रही है, तो आप नीचे साउदर्न इंडियन स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, इधर क्या इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के काफी ज्यादा मेजर्स ले लिए थे। तो आप अभी भी नीचे देखोगे केरल साइड हो गया, कर्नाटका साइड हो गया, तमिलनाडु साइड हो गया, वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं। पॉपुलेशन कहाँ पे है, सिर्फ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन पॉपुलेशन इन एरिया में जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, और इन एरिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे हमारे क्या होंगे, यंगस्टर ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एल्डरली। और एल्डरली कहाँ पे ज्यादा होंगे, बाय 2036, जो हमारी कौन सी स्टेट है, कोस्टल स्टेट्स होगी। अब एक नया कंसेप्ट है मून लाइटिंग। ये सिर्फ आपको एक वर्ड डाल सकते हैं और नीचे लिख देंगे, कुछ भी स्टेटमेंट लिख देंगे 3-4। ठीक है, एक मून लाइटिंग लिख देंगे कि जो मून से लाइटनिंग आती है फुल मून के दिन, ऐसा कुछ भी डाल देंगे वो, पर आपको पता होना चाहिए मून लाइटनिंग क्या है। रेफर्स टू परसुइंग मोर देन वन जॉब एट अ टाइम विदाउट द अवेयरनेस ऑफ अ मेन एम्प्लॉय। अब क्या हुआ था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक जॉब कर रहे हो, सपोज आप सुबह 8 AM से जॉब करना आपकी चल रही है, और कितने देर आपको करनी पड़ती है वो, 6 PM तक। ठीक है, अगर 8 AM से 6 PM तक आप जॉब करते हो, इसके बाद आप घर जाते हो, और घर जाके आप क्या कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, मून लाइटनिंग। ठीक है, रिमोट वर्किंग हैज हेल्प एम्प्लॉयज टेक अप दिस ऑप्शन। इट प्रोवाइड्स पीपल विद हाई स्किल्स टू डू साइड गिग्स। देखो साइड गिग्स, अब किसी दूसरी कंपनी का आप वर्क फ्रॉम होम, अगर आपके पास कोई एक स्किल है जिसको कंपनी को जरूरत है, और कोई कंपनी आपको फुल टाइम हायर नहीं करना चाहती है, तो वो चाहती है कि आप एक दिन में हार्डली 2 से 3 घंटे उनको दें, तो आप अपना काम करने के बाद क्या कर सकते हो, घर जाके उनका काम कर सकते हो। बट इसमें देन अगेन काफी एथिकल डिलेमास आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप क्या करो, एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, उसका सेम काम है, फिर आप दूसरी कंपनी के लिए रात को जाके काम कर रहे हो, तो मे बी ये दोनों कंपनीज राइवल हो, या कुछ भी हो सकता है, मे बी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी एथिकल डिलेमास आ जाते हैं। So it became very popular after COVID-19 pandemic as people got time and opportunity to do more than one things for a living। क्योंकि कोविड-19 का टाइम आपको पता है हमारे पास काफी ज्यादा टाइम था, तो हम क्या कर सकते थे, एक दो काम हम, क्योंकि हम घर में ही रह के क्या कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वहां पे हम दूसरा काम भी आराम से कर पा रहे थे, और वहां से हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन गई। अब लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ, अगर हम घर जाके 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो उससे ज्यादा पैसे हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मून लाइटनिंग। वाइस प्रेसिडेंट, देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या हमारा आया था कि 15th लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। क्यों, क्योंकि आपके अभी वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो आपको कम से कम उनका नाम पता होना चाहिए। लाइक जगदीप धनखड़ हैज बीन इलेक्टेड एज अ 14th VP ऑफ इंडिया। ठीक है, और वीपी क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, इज अ सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट कौन है, प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली बात है। प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 63, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज इलेक्टेड बाय method of indirect elections, member of an electoral college consisting of the member of both house of the parliament। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कम से कम, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है। देखो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि कौन उनके लिए वोटिंग दे सकता है। एज यू ऑल नो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों है, इन दोनों के इलेक्शन ना डायरेक्ट नहीं होते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट होते तो ऑब्वियसली बात है, क्या जनता जनार्दन सिटीजन्स क्या करते हैं, वोट करते हैं और वो चुन लेते हैं। बट अगर आपको इनडायरेक्ट चुनते हैं तो क्या बात है, आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आपके हैं वो क्या कर पा रहे हैं, वही चुन पा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है आपका इस परस्पेक्टिव से, पॉलिटी परस्पेक्टिव से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के कौन करता है वोटिंग। प्रेसिडेंट में वोटिंग करते हैं हमारे एमपीज। एमपीज में कौन आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर। बट द कंडीशन इज, सबके सब नहीं करते, ओनली दोस विच आर इलेक्टेड। अगर आपको कोई बोल दे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, ओके ठीक है, बट उन्होंने अगर लिख दिया ऑल द मेंबर्स, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिर्फ कौन से मेंबर करते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
मतलब कि हमारी कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, 28 हमारी स्टेट्स की हो गई हैं, टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी होगी हमारी? एक जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरी पुडुचेरी, तीसरी हमारी दिल्ली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 31 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटिंग होती है, इनके वोट प्लस एमपी, और एमपी में लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन सब के वोट मिला के क्या करता है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, किसका? प्रेसिडेंट का। जब मैं आपको आगे मैंने क्लास लेनी है किसकी, पॉलिटी की, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इसमें वोटिंग देने का तरीका क्या है, इसको काउंट कैसे किया जाता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में डिपेंड करता है। इसमें भी सेम है, एमपी मतलब कौन? लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर, बट द कंडीशन इज ऑल द मेंबर्स। इधर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन था? सिर्फ वो मेंबर जो कि क्या थे, इलेक्टेड मेंबर थे। बट यहाँ पे क्या, ऑल मेंबर, डज नॉट मैटर कि वो नॉमिनेटेड मेंबर है या वो इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर थे, और यहाँ पे सिर्फ एडिशन क्या हुई थी कि मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली किसके पास है? हमारे 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज के बारे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स। ये ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन में जो ऑफिस होते हैं वो कितने 5 टर्म्स के होते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, राज्यसभा को छोड़ के। बट देन अगेन जो वीपी है वो क्या, चेयरपर्सन है किसका? राज्यसभा का। बट कैन रिजाइन एंड कैन बी रिमूव्ड। ऑब्वियसली बात है वो रिजाइन भी कर सकता है। अगर उसने रिजाइन करना है तो किसको अपना देगा रेजिग्नेशन? ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट को अपना क्या करेगा, रेजिग्नेशन देगा। अगर उसको रिमूव करना है तो रिमूव करने की एक अलग से प्रोसेस होती है। जब मैं आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, पर यहाँ पे आप सिंपल सी सुन लो। क्या इफेक्टिव मेजोरिटी में आपको मोशन चलाना पड़ता है, कहाँ पे? राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है। और सिंपल मेजोरिटी में आपको क्या करना पड़ता है, लोकसभा में चलाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, वीपी को रिमूव कर सकते हो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। ही एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और ऑब्वियसली बात है एक्स ऑफिशियो क्या हो गया कि उसे चेयरमैन की पोस्ट क्यों मिल रही है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। बस सिंपल सी बात है। तो उसे हम क्यों बना रहे हैं वाइस, उसको हम चेयरमैन क्यों बना रहे हैं? एक सिंपल सा रीजन है कि जो भी इंसान क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको ना ऑटोमेटिकली राज्यसभा की क्या मिल जाती है, चेयरमैनशिप मिल जाती है। तो ये क्या है, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर हुआ? बिल्कुल नहीं मेंबर हुआ, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, चेयरमैन चाहे है। देखो स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है क्योंकि ये लोकसभा से उसको चुनते हैं, बट जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, पर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये कुछ ऐसे चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब बात आती है यूनिट ट्रिपल सी, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, आपका एनवायरमेंट सेशन में भी आता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया रिसेंटली सबमिटेड इज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इस वर्ड को अगर आपने पहली बार सुना है तो इसका मतलब है कि जो लास्ट टाइम आपने एसआई का एग्जाम दिया था उसको आपने घर आके वापस नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया था कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किसके रिलेटेड है। तो ये बेसिकली कहाँ पे दिए गए थे, पेरिस एग्रीमेंट में दिए थे, वो यूएनएफसीसीसी के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अर्लियर देखो ग्लासगो में क्या हुई थी, ये सबमिट हुई थी, ये हर साल सबमिट हो रही है। स्टार्ट कब से हुई थी, 1995 से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में हुई थी। कहाँ से आपको ये सब पता चलेगा, आपको जाना पड़ेगा प्ले लिस्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उस प्ले लिस्ट में आपको 6 वीडियोस मिलेंगी, और उस 6 वीडियोस में आपकी सबकी सब क्या हो जानी है, मोस्ट ऑफ द आपकी बायोडाइवर्स इकोनॉमी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो जानी है। ठीक है, ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। बस ये मैं क्या कर रहा हूँ, करंट में आपको अपडेट किया जा रहा हूँ। जो 26 हुई थी, लेटेस्ट हुई थी, कौन सी आपकी यूनिट ट्रिपल सी की, इस साल की छोड़ के हम पिछले साल की बात करते हैं। क्यों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट किया था। अब ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये नेशंस ने खुद क्या बोला कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट के जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या करती हैं, उनको फुलफिल कर नहीं करती है। बट इन्होंने क्या बोला, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उन्हें बोला कि एक काम करो, आप खुद बताओ कंट्रीज कि आप क्या क्या खुद कर सकती हो। तो कंट्री से बोला कि हम
ये टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारी अपनी मर्जी से होंगे। उन अपनी मर्जी से टारगेट उन्हें दिए थे उनको क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये टारगेट्स आपको कम कंप्लीट करने, ये स्टार्ट हो गए थे आपके 2020 से, और ये कब आपको कंप्लीट करने हैं, बाय 2030 तक। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पर चलेगा देन, लेकिन आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाना, आपको 6 वीडियोस देखोगे आपको वहां पर चल जाएगा। जो 26 पिछले साल हुई थी ग्लासगो में, साइन बाय द कंट्रीज ड्यूरिंग द 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC had requested parties to revisit and strengthen the 2030 targets by in their NDCs by the end of 2020। उन्होंने बोला था कि पिछले साल उन्होंने बोला था कि आप क्या करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जो कंट्रीब्यूशन दिए थे 5 साल, उन्होंने बोला कि देखो 5 साल हो गए हमने जो टारगेट्स लिए थे, चाहे आप बोले थे कि 2020 से शुरू करेंगे 2030 तक, बट हमें लगता है कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी होगी कि आप उसको अपडेट करके थोड़ा और ज़्यादा क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप उनको अपडेट करो। तो इंडिया ने भी क्या किया, अपडेट करना शुरू किया कि हाँ हम बाय 2030 कुछ ज़्यादा और अचीव कर सकते हैं। द अपडेटेड NDCs have thus been prepared after carefully considering India's national circumstances and the principle of common but differentiated responsibility and respective capability। Common but differentiated responsibility के ये बेसिकली आपका क्योटो प्रोटोकॉल के आसपास आया था। उन्होंने क्या बोला था कि हमारा गोल सेम है, गोल सेम क्या है कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट जो हमारा बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी जो हमारी खत्म होगी, मतलब क्या 21st सेंचुरी जब हमारी खत्म हो जाएगी, तो बाय द एंड हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, 2 डिग्री सेल्सियस से एवरेज जो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस उससे कम ही रखें, और जो बेस्ट केस सिनेरियो वो कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू जब हमारा क्या हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम आया था। अब देखो इंडिया ने 2015 में कौन से टारगेट रखे थे, इंडिया ने बोलता है कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है, कितनी हमने एमिशन को कम करना है बाय 2030 में, हमने कहा था कि हमने 33 से 35% का कर देंगे, एमिशन को कम कर देंगे। किस लेवल से, एज कंपेयर टू 2005 में हम जितना रिलीज करते थे विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, हम उसका कितना कम कर देंगे, 33 तो 35%। ठीक है, बट अब जो हमने क्या किया, अपडेट किया। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने जो अपडेट करके हमने क्या बोला कि नहीं हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको 45% तक कम कर सकते हैं। सेम बाय 2005 लेवल के कब तक करना है हमें, 2030। आपको सिर्फ याद रखना है कि हमने 2030 तक ये कंप्लीट करने ही करना है। अब क्या कंप्लीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हम रिड्यूस करना है एमिशन, कितना परसेंट, 45% हमने कम करना है। हमने क्या करना है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, सपोज कि अगर हम क्या करते हैं 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, इस 100 गीगावाट में से पहले हम बोल रहे थे कि 40 गीगावाट जो हमारी आएगी वो कहां से आएगी, नॉन फॉसिल फ्यूल से। मतलब क्या हो गया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि हो गया हमारा क्रूड ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, हमारा कोल हो गया, कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि क्या फॉसिल फ्यूल है, उससे नहीं आएगा, कन्वेंशनल से सोर्स ऑफ एनर्जी से नहीं आएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से आएगा। जैसे क्या हो गया हमारा सोलर एनर्जी हो गया, जो रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी है वहां से आएगा। पहले हमने टारगेट रखा था 40%, पर अब उसको हमने इंक्रीज करके क्या कर दिया, अब हमने बोला कि नहीं, अगर हम बाय 2030 अगर 100 गीगावाट यूज कर रहे होंगे तो आउट ऑफ दैट 50 गीगावाट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। देखो अब आप बोलोगे कि हमें ये चेंज करके 50% क्यों कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी कितना अचीव कर चुके हैं, हमारी 41% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगले 8 सालों में हम क्या कर सकते हैं, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से आ सकती है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से। क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू द एडिशन ऑफ फॉरेस्ट। अब एडिशनल कार्बन सिंक भी हमने क्रिएट करना है, लाइक क्या हमने बोला है कि कार्बन सिंक होता है क्या, कार्बन सिंक होता है जो CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसको हमने ट्रैप करना है। अब उसको ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका है कि प्लांट लगाओ। आप जितने ज़्यादा प्लांट लगाओगे उतनी ज़्यादा वो CO2 इनटेक करेगा, जितनी ज़्यादा वो CO2 इनटेक करेगा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो हमने पहले टारगेट रखा था कि हमने क्या 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ क्या रखना है, CO2, बट ये टारगेट सेम ही रहा। हमारा सिर्फ टारगेट क्या हुआ, सिर्फ 2 चेंज हुए। एक हमने ये टारगेट चेंज किया क्योंकि हमने लग रहा है कि इतना टारगेट हम क्या कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम अचीव नहीं कर सकते, तो ज़्यादा हम प्लांट से ग्रो कर सकते। अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट इस साल जो हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, क्योंकि हर साल होती है, तो इस साल कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में। ठीक है, होस्टेड द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC। कहाँ पे, शर्म अल शेख जगह का नाम है, COP27 वहां पे हुई थी। तो आपको इसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि COP27 कहाँ पे हुई थी, और 26 के बारे में याद रखना क्योंकि 26 में हमने क्या किया, काफी चेंजेस लाए। एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेड दैट हैविंग अचीव 10% ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बिफोर शेड्यूल। इंडिया का कितना था, हमने बोला था कि हमने 2022 तक क्या करना है, 10% ऑफ हमारा जितना भी पेट्रोलियम यूज होता है 10% उसका जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हमने एथनॉल ब्लेंड कर देना। बट हमने क्या किया, 2022 से पहले वो अचीव कर दिया था। और हमारा दूसरा टारगेट क्या था कि इसी 10% को हमने क्या करना है, 20% तक लेके चला जाना है। हमने 20 जितना भी हम पेट्रोलियम वगैरह हम यूज करते हैं उसको हम 20% तक लेके जाएंगे। बट अब आप बोलोगे ठीक है अभी कर देते हैं 20%, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें टारगेट अचीव ही करना है तो हम आज ही डाल देते हैं 20%। बट देन अगेन आपका जो जितनी भी गाड़ीज हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी, जितने उसके इंजन है, क्योंकि वो किस हिसाब से बने जाते हैं, वो बनाए जाते हैं हमारे पेट्रोलियम के हिसाब से चलने के लिए या डीजल के हिसाब से चलने के लिए, वो एथनॉल के हिसाब से नहीं चलाएगा। तो अगर हम आज क्या कर दें, 20% डालना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी को बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान। तब फर्स्ट केस सिनेरियो, इंजन खराब हो जाएगा, जब गाड़ी चलेगी नहीं। तभी वो क्या करते हैं, विद टाइम इंजन को भी क्या करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम क्या करते जा रहे हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो हम 10% तक हमने 22 तक अचीव करना था, बट हमने पहले अचीव कर लिया। और फिर हमने दूसरा टारगेट क्या रखा था कि 20% जो हमने क्या करना है, एथनॉल ब्लेंडिंग करनी है बाय 2030। तो हमने बोला कि ये काम करते हैं 2030 नहीं, इसको कहाँ पे ले आते हैं, 2025। क्योंकि इंडिया जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारे जितने भी हमने ग्रीन एनर्जी देख लो, चाहे हमने रिन्यूएबल एनर्जी देख लो, चाहे हमने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्लांट का कवर जब बढ़ाना है, हम हर चीज़ में ना काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो देखा जाए अगर हमारी इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने क्या कर दिया, जो 20 आपको अगर पूछ लें कि 20% ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग कब तक करनी है, अब उसको टारगेट को कहाँ पे लेके आ गए, हमने बोला है कि 2025 तो हम क्या कर देंगे, एथनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे 20% तक। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। एथनॉल, इथाइल अल्कोहल इज अ बायोफ्यूल, ये क्या है, बायोफ्यूल है, ठीक है। इट इज फाउंड बाय द फर्मेंटेशन, कैसे बनता है ये, फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, ये प्रोसेस है जिसमें उसको क्या करते हैं, शुगर को फर्मेंटेशन होती है उसकी, सोर्स फ्रॉम द शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक फूड, ठीक है। जो अदर मैटर्स ऑर्गेनिक मैटर जिसमें भी शुगर कंटेंट होता है उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, और फिर वहां से हमें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। The National Policy on Biofuel 2018 envisaged an indicative target of 20% of ethanol blending in petrol by 2030, and it has now been postponed to, उसे क्या बोल रहे हैं हम 5 साल पहले अचीव कर देंगे। अब बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि बायोफ्यूल्स बेसिकली है क्या। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, या फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल हो गए कोई भी ऐसे बायोफ्यूल जो फूड से बनाए, जो एडिबल सब्सटेंस से बनाए, जो फूड मटेरियल, फूड ग्रेन किसी से भी बन रहे हैं जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। लाइक अगर हम क्या करते हैं, वीट को कर दे, हम शुगर कैन यूज कर लें, ठीक है, हम कॉर्न यूज कर लें, शुगर बीट यूज कर लें, ये सब खाने वाले मटेरियल हैं। अगर हम इनसे क्या बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अगर हम इसे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उस मटेरियल से नहीं बना रहे जिसको हम खा सकते हैं, बल्कि नॉन एडिबल मटेरियल से बना रहे हैं। जैसे क्या, वुड को हम खा नहीं सकते, रॉ हो गया, ग्रास हो गया, कोई भी वेस्ट हो गया जो किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिल रहा है या किसी से भी मिल रहा है। अगर हम उनसे क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, अगर हम क्या करते हैं, एल्गी के थ्रू क्या कर रहे हैं, बायोमास क्रिएट कर रहे हैं, जो एल्गी का बायोमास है उससे हम क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे थर्ड जनरेशन। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके किसी एल्गी या किसी भी सबस्टांस को हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके जीन्स में चेंज लाते हैं, और उससे हम क्या क्रिएट करते हैं, फ्यूल क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। अब बात आती है हमारी कौन सी, रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर, ये भी आपका इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। India has designated 26 new wetland of international importance under the Ramsar Convention, ठीक है। अब आपको, हाँ ऑब्वियसली बात है कि टोटल इंडिया में साइट्स कितनी, 75, बट आप सब की सब याद नहीं रख सकते हो। ये 75 साइट्स अगर मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम आगे देखते हैं, पहले थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ बता दूंगा कि 8 से 10 अगर आप राम साइड अगर याद रख लो तो ठीक है, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ।
With this designation now India has total of 75 Ramsar sites covering an area of इतना, ठीक है, 13,26,677 हेक्टेयर, ठीक है। Designation of these sites would help in conservation of the wetland and wise use of their resources, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेटलैंड बेसिकली होता है। वेटलैंड होता है इज डिफाइंड एज एनी लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद द वाटर। किसी भी एरिया में अगर वाटर प्रेजेंट है तो आप उसे क्या कहेंगे, वेटलैंड। डज नॉट मैटर इट इज सीजनली और परमानेंटली, ठीक है। एज पर द रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या बोलता है कि वेटलैंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है वो, मार्शी एरिया, फेंस, पीटलैंड, वाटर, ठीक है, वेदर नेचर, और डज नॉट मैटर कि वो नेचुरल हो, क्योंकि आप आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हो। परमानेंट है जो टेम्परेरी है वो भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ एरियाज ऐसे हैं जो मॉनसून के टाइम क्या होते हैं, फ्लडेड हो जाते हैं, बट जब नेक्स्ट टाइम सर्दी आती है या गर्मी आती है वो क्या हो जाता है, वहां पे पानी फिर खत्म हो जाता है। विद वाटर डैट इज स्टैटिक, पानी जहाँ पे रुका हुआ है वहां पे, या फिर वो वहां से फ्लो कर रहा है, डज नॉट मैटर, ठीक है। फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मेरीन वाटर एट द डेप्थ ऑफ, देखो अगर आप उसे भी आप क्या बोल सकते हो, वेटलैंड बोल सकते हो। कोई एक ऐसा एरिया, सपोज कि ये हमारा क्या सी है, तो ये हमारी लैंड है, तो यहाँ से सी क्या कर रही है, उसको कनेक्ट कर रही है अप टू दी, जहाँ ये मान लेते हैं हमारी यहाँ पे लो टाइड्स, इतनी लाइट टाइड जो है मैक्सिमम लो जाती है। इस पोर्शन से हम कहाँ तक अगर आगे चलते जाएं, सपोज के, रुको मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं ये क्या लैंड है, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो हम इधर किसको वेटलैंड बोलेंगे, ये हम मानते हैं कि हमारी ये क्या लो टाइड है, इससे ज्यादा टाइड नीचे कभी नहीं जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां तक ना इसकी डेप्थ कितनी है, 6 मीटर। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो डेप्थ कितनी बढ़नी शुरू हो जाती है, लाइक 7 मीटर हो जाती है, 8 मीटर हो जाती है, 10 मीटर हो जाती है। जब तक 6 मीटर की डेप्थ नहीं होती है लो टाइड से, हम उस एरिया के अंदर जो वाटर है ना उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ वाटर एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। जिस एरिया तक 6 मीटर जा रही है हम उसको भी क्या कहेंगे, वेटलैंड कह सकते हैं। इंडिया हैज ओवर 9 लाख वेटलैंड्स कवरिंग, सॉरी 7 लाख वेटलैंड्स कवरिंग 16 मिलियन हेक्टर, ठीक है। जो हमारा कितना एरिया, 4.86% ऑफ अवर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो हमारा 4.86% ऑफ हमारा जियोग्राफिकल एरिया वो किसने कवर करके रखा हुआ है, हमारी कंट्री का सी वेटलैंड्स ने। इन कंपैरिजन टू मैन मेड वेटलैंड एरिया इन इंडिया, नेशनल वेटलैंड एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम। जितना इंसानों ने बनाया जो मैन मेड हमारा वेटलैंड एरिया है, उसके मुकाबले जो नेशनल वेटलैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम। अब देखो ये तो हो गया आपका क्या, बट आपको अब याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या, कौन सा एरिया है वेटलैंड के अंदर, जहां भी पानी प्रेजेंट है ना आप उसको वेटलैंड मान सकते हो। हाँ वो रामसर कन्वेंशन के अंदर नहीं आएगा, रामसर कन्वेंशन के अंदर कौन से आते हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन कहाँ से आया हुआ है, बेसिकली 1971 में क्या हुआ था, इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था और ये फोर्स में कब आया था, 1950 और 1975 में। ये रामसर इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ईरानियन सिटी एक रामसर है, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, रामसर कन्वेंशन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी रामसर अगर इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है कि हाँ, जहाँ पे क्या है कुछ एंडेमिक स्पीशीज रहती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए, जिनके सर्वाइवल के लिए वो पानी वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, रामसर कन्वेंशन घोषित कर देते हैं। जहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जब कोई जिसकी रेलेवेंस हो, ऐसी हर किसी को वो रामसर साइट का नहीं डिक्लेयर कर देंगे। पर एक वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड ये इनमें से कोई भी रह सकता है, लेकिन इस एरिया में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीशीज के लिए, वो मैटर करता है क्या, वो रामसर कन्वेंशन का। मुझे पता है कि आपके लिए सारे रामसर साइट याद करने मुश्किल है, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जम्मू एंड कश्मीर के सारे याद कर लो, प्लस लद्दाख के, क्योंकि कम से कम आपको इतने पता होने चाहिए। अब जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से आ जाते हैं सारे, मानसर एंड सुरेंसर पहला आ जाता है आपका, दूसरा आपको कौन सा आता है, वुलर लेक, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है,
मानसर सुमिंसर हो गया आपका, आपका हो गया वुलर लेक एक हो गया, और तीसरा आपका हो गया कौन सा? ओकेरा लेक। ये आपके कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर के। लद्दाख के आपके कौन से हो गए? सोकार। और कौन सा हो गया? सुमोरेरी। लेकिन अभी जो उन्होंने 26 न्यू वेटलैंड ऐड किए, उसमें ना जय जम्मू एंड कश्मीर में 2 नए और ऐड किए। तभी आपको जम्मू और कश्मीर के 5 याद रखने। पहले कितने थे? वो 3 थे। इनमें से जो नए उन्होंने ऐड किए उसका नाम क्या है? पहले का नाम है शालबाग। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? हगम। हगम कंजर्वेशन, ये दो शालबाग भी कंजर्वेशन रिजर्व है, CR। हगम भी क्या? कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, ये आपको याद रखने। कितने हो गए आपके? 2 ये हो गए और 5 ये हो गए। और रामसर साइट्स के अंदर ही एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये आपको याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बेसिकली क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में होता है कि कोई भी अगर इन 75 जो मतलब रामसर कन्वेंशन हम साइट्स का करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, अगर उन साइट में किसी साइट्स को काफी ज्यादा खतरा हो उसके एनवायरमेंट के लिए, उनको लग रहा है कि हाँ इससे क्या हो रहा है, इसका इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, जिससे बहुत सारी स्पीशीज को क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो उसको किसके अंडर डाल देते हैं? रामसर साइट के अंदर तो रहेगी, पर रामसर साइट के अंदर भी एक क्या है, उसकी सब डिवीजन, जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई भी रामसर साइट आ गई, मतलब क्या, उससे बहुत ज्यादा डेंजर है, उसको बहुत ज्यादा खतरा है। तो इंडिया में कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है? इंडिया की 2 साइट्स हैं। एक है क्योलादियो नेशनल पार्क। क्योलादियो नेशनल पार्क। क्योलादियो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। और दूसरा कौन सा हो गया? लोकतक लेक। अब ये लोकतक लेक कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। बस अगर आप कम से कम, अगर आपको ज्यादा नहीं याद रहते, रामसर साइट्स आप नहीं रख सकते, तो कम से कम आप जम्मू एंड कश्मीर की याद रख लो, लद्दाख की याद रख लो, और जो 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक है क्योलादियो और एक है लोकतक। और अगर एक, अगर आप एक और याद रख सको तो वो कौन सी है? चिलिका लेक। चिलिका लेक भी पहले आती थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, बट इसकी अब कंजर्वेशन प्रोसेस काफी अच्छी चल रही है, तो जिसकी वजह से इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इसको अभी इतनी ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। बट हाँ कंजर्वेशन की जरूरत है, बट उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन की जरूरत है। बस इतना आपका रामसर साइट के लिए मुझे लगता है काफी। अभी देखो, अभी लेटेस्ट एक स्किन डिजीज आई थी जिसका नाम था लम्फी स्किन डिजीज। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 57,000 cattle across India were killed due to the viral infection called lumpy skin disease. Lumpy skin disease is a vector-borne pox disease that is caused by Capripox virus and is an emerging threat to the livestock worldwide. ठीक है, Capripox virus एक, ये नाम याद रखना। पूछ सकते हैं आपसे क्या, जो लंपी डिजीज आई थी उसमें वायरस कौन है, तो आप इसका नाम आपको पता होना चाहिए। उससे किसको इफेक्ट आता है? कैटल्स को आता है। आपको दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए, और ये पैरासाइट बॉर्न है या कोई वायरस, किसके थ्रू आती है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वेक्टर बॉर्न है। इट इज जेनेटिकली रिलेटेड टू द goat pox and sheep pox virus family. LSD infects cattle, water buffalo mainly through vectors such as blood feeding insects. Sign of infection including the appearance of circular foam nodes on the animal hide or skin look familiar to lumps. आपको पता है वो बड़े बड़े से लंप से बन जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? लम्फी स्किन डिजीज। Infected animals immediately start losing weight and may have fever and lesion in the mouth along with the reduced milk yield. The disease has been endemic in the most African countries. Endemic हो गया जो वहीं से बिलोंग करती है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, या जहाँ पे मैक्सिमम वो पाई जाती है। Since 2012, it had spread rapidly through the Middle East, Southeast Europe, West and Central. LSD was reported for the first time in India. कहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी? उड़ीसा में 2009। दिस डिजीज इज नॉट जूनैटिक। जूनैटिक क्या हो गया? जो भी डिजीज का करती है, स्प्रेड नहीं करती है फ्रॉम एनिमल टू।
ह्यूमन, ठीक है। मीनिंग इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस एंड ह्यूमंस कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विद इट। तभी अगर आप किसी कैटल वगैरह को अगर लम्फी डिजीज भी हुई है, अगर उसके साथ खड़े भी होते हो तो आपको ट्रांसफर नहीं होती आपकी तरफ। देखो टोंगा वोल्केनो, अभी 2022 में ये एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक वोल्केनिक eruption हुआ था पैसिफिक ओशन में। तो इसके रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो टोंगा वोल्केनो है वो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन। Tonga to a new study, volcanic eruption at Tonga is likely to add the global warming and depletion of Earth ozone layer. ठीक है, generally volcano erupts have a cooling effect on the atmosphere as particles fluid in the volcano sheds incoming from the incoming solar radiation. देखो most of the time क्या होता है, जब भी आपका क्या होता है volcanic eruption होती है तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर की तरफ। जो इतने ज़्यादा पार्टिकल क्या होते हैं, इजेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर की तरफ, तो जो भी वहाँ से सूर्य से रेडिएशंस वगैरह आती हैं तो रेडिएशन क्या करती हैं, उन्हीं पार्टिकल से टकरा के बाहर से ही चली जाती हैं। एक टाइप का मान सकते हो कि ये पार्टिकल एज अ एक्ट कर रहे हैं, क्या एज अ ग्रीन हाउस, सॉरी एज अ एक्ट कर रहे हैं किसकी तरह, ओजोन की तरह। ये जैसे ओजोन अंदर नहीं आने देती ज़्यादा लाइट को, तो ये भी क्या करते हैं, उनको बाहर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब इनको बाहर से रिफ्लेक्ट कर देंगे तो क्या होता है कि अर्थ में कूलिंग इफेक्ट जाएगा। कूलिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ में तो ज़्यादा सनरेज आ नहीं पा रही है। बट इस टोंगा वोल्केनो की वजह से क्या हुआ कि कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, इसकी वजह से क्या आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे वो कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल की जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, इजेक्ट हो गए। वाटर वेपर क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये कन्वेंशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो किसके रिलेटेड है, दैट्स इट, बात खत्म। इट इज़ एन इंटरनेशनल intergovernmental treaty to protect human health and the environment from the persistent organic pollutant. Organic pollutant क्या, कोई भी ऐसा केमिकल पॉल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है, लाइक डेकेड्स और सेंचुरीज के लिए कहाँ पे रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है। और जो क्या करता है हमारे, अगर हम उसको क्या करते हैं बॉडी में, अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, वहाँ पे हमारे जो फैटी टिश्यू हो उनमें क्या कर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब हमारे फैटी टिश्यू है वो एक्यूमुलेट होता है, अगर वो ऑब्वियसली बात है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होगा, एक ऐसा पॉल्यूटेंट जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आता है। अगर कोई भी पॉल्यूटेंट क्या कर रहा है, डिजॉल्व करता है किसमें, फैट्स इंस्टेड ऑफ वाटर। क्योंकि अगर वाटर में क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर क्या कर रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो अगर आप पानी पियोगे या कुछ भी करोगे तो थोड़ी देर बाद फ्लश आउट हो जाएगी, तो वो ज़्यादा देर आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। बट अगर कोई भी चीज़ अगर फैट्स में डिसॉल्व होती है तो आपकी बॉडी में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम रहती है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये पहले तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, देर तक रहते हैं। एंड पीओपी आर केमिकल दैट रिमेन इंटैक्ट इन एनवायरमेंट फॉर, देखो एनवायरमेंट क्या करते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड became widely distributed geographically accumulate in the fatty tissue of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कहाँ पे चले जाते हैं, फैटी टिश्यू में क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड आर टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया सिग्नेटरी टू दिस, तो इंडिया ने क्या किया, स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइन किया हुआ। चबहार पोर्ट, चबहार पोर्ट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि चबहार पोर्ट किस कंट्री के पास है, किस सी में है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको वो पूछ सकते हैं। बट अगर फिर भी अगर आप, क्योंकि ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता वो कोई आपको हानिकारक होगी आपके लिए। रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्व चबहार डे, याद रखने की जरूरत नहीं है किस डेट को होता है, फालतू इन्फॉर्मेशन है। वेयर इंडिया एंड ईरान रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ चबहार पोर्ट एंड द INSTC, इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट के बारे में क्या रिव्यू किया इन्होंने, प्रोग्रेस। क्योंकि इंडिया क्या चाहता है, देखो यहाँ पे अगर इंडिया, अगर ये इंडिया है तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हमारा कहाँ पे, ईरान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, ये हमारा ओमान हो गया, ये हमारा यमन हो गया। तो ये एरिया जो है ये कौन सा, पाकिस्तान का रीजन है, बट ये एरिया पूरा कौन सा, ईरान का। आपको आगे पीछे कंट्रीज ही पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री कहाँ पे फॉलो करती है। अब देखो यहाँ से अगर हमें सेंट्रल एशिया जाना है, पाकिस्तान के थ्रू तो हम जाना चाहते नहीं है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान है वो एक अच्छा नेबर नहीं है।
जो हमारे साथ का हर 10 दिन में क्या होता है, ट्रेड तोड़ देता है, किसी भी रीजन से टेररिज्म सपोर्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से जाना नहीं चाहते, हमें एक बाईपास चाहिए। तो हम अरेबियन सी में क्या करते हैं, यहाँ से अपनी शिप के थ्रू यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है चबहार पोर्ट, तो यहाँ पे फॉल करता है। तो हमारा प्लान क्या है, यहाँ पे हमारा ईरान खत्म होता है और यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, अफगानिस्तान। ठीक है, हमारा प्लान ये है कि हमने यहाँ से जाना पहले ईरान में, हमने यहाँ से जाना है पहले ईरान में, यहाँ चबहार पोर्ट में। जब पोर्ट से पहले हमने यहाँ तक जाना है, फिर ईरान से हमने अफगानिस्तान में एंटर करना है, और जैसे हम अफगानिस्तान में एंटर करेंगे तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ। हम क्या कर सकते हैं, अपना गुड्स कर दे सकते हैं वहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Lahore port is located in the Sistan and Balochistan province of the southeastern part of the Iran on the Gulf of Oman। देखो ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ओमान कंट्री थी ना, तो यहाँ पे कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान में। इट इज द ओनली डीप सी पोर्ट इन ईरान एंड डायरेक्ट विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस, जिसको क्या मिलता है, डायरेक्ट ओशन एक्सेस मिलता है। इट्स जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी टू द कंट्री सच एज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल। Its status as a key transit center on the burgeoning international, देखो अभी जिसके पीछे बात की थी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, gives it the potential to develop into one of the most important commercial hub in the region। ठीक है, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान साइंड अ डील टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, चबहार एग्रीमेंट किया गया था। दिस इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम चबहार टू जैदान। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ईरान है। ठीक है, तो चबहार से लेके पहले हमने क्या बोला कि यहाँ तक जैदान, आपको नाम दो तीन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक चबहार हो गया, एक हो गया जैदान, फिर हमारा दो कौन से, बागेश्वरी। हमारा क्या स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान। इन दोनों कनेक्ट हैं। फिर जैदान से हमारा यहाँ तक क्या है, जारंज। ठीक है, फिर जारंज से कहाँ पे जाएगी, देलाराम। ये हमें हमारा क्या बनाया हुआ, यहाँ से हमने कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि अगर यहाँ तक हमारा कॉरिडोर बिल्कुल ठीक बन जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, मूव करेंगे सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये इस टाइम हमारा इतना खास इसमें प्रोग्रेस चल नहीं रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईरान में अभी सैंक्शंस लगी हुई हैं। किसने लगाई हैं, यूएस ने सैंक्शंस लगाई हैं, और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है। तो इंडियन के लिए दोनों कंडीशन फेवरेबल, बट आपको ज़्यादा इसमें नहीं जान के आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा चबहार पोर्ट है वो एक तो गल्फ ऑफ ओमान में आता है। ठीक है, देखो गल्फ ऑफ ओमान में आता है यहाँ पे, क्योंकि ये ओमान था, ये सऊदी अरेबिया था। देखो ये हमारा सऊदी अरेबिया था, यहाँ हमारा नीचे ये कौन सा, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये हमारा ईरान हो गया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान हो गया। अगर आपको दो स्ट्रेट्स अगर आपको याद रखने हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होगा, एक ऐसा एरिया जहाँ से क्या होता है, दो सीज का, दो वाटर बॉडीज कनेक्ट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक क्या है, पानी निकलने का जरिया है, यहाँ पे हमारी रेड सी होगी, यहाँ पे हमारी अरेबियन सी होगी। ये आपका मैपिंग पोर्शन भी साथ साथ आ गया क्या। ये रेड सी और अरेबियन सी को यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो क्या करता है, स्ट्रेट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एरिया जो दो पानी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट का नाम है बाबा अल मंडेब। ठीक है, और जो ऊपर वाला स्ट्रेट है, ठीक है, जो पर्शियन गल्फ, ये ऊपर पर्शियन गल्फ हो गया पानी, और यहाँ पे क्या हो गया, अरेबियन सी। इसको जो कर रहा है वो कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। तो आपको साथ ही साथ इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि आपके इस बार सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। तो हर टाइप का घटिया टाइप का क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इस आज के लिए क्या था, हमारे करंट में ये था। तो नेक्स्ट टाइम हम पार्ट सेकंड में करंट लाएंगे आपकी क्लास वहाँ पे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, टेलीग्राम में वहाँ पे जाकर आप कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो।
और अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं।